सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। ये वीडियो जो है हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का पार्ट है, जो कि इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इकोनॉमिक्स को जानने में, समझने में, तो ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करें। सो बात करते हैं सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग नाम बड़ा अजीब सा है, बट क्या है ये? अ स्लो ग्रेजुअल राइज इन प्राइसेस। धीरे धीरे प्राइस बढ़ते हैं किसी भी कॉमोडिटी का, सर्विसेज का, या फिर ओवरऑल जो कॉस्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट आज खरीद रहे हो, उसकी धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। सो यहाँ पे टिपिकली 3% एनुअली, 3% की दर से सालाना तौर पे ये महंगाई बढ़ती है इसमें। ठीक है, इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इट कंसीडर्ड अ हेल्थी फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। एक तरह से कह सकते हो आप कि हेल्थी तरीके से, अच्छे तरीके से बढ़ना धीरे धीरे महंगाई। तो इसमें बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा है, बहुत ही धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। सो प्रमोट, इससे फ़ायदा क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अच्छी, इंकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। लोग स्पेंड भी करने की कोशिश करते हैं, खर्चा भी करते हैं, बचत होती है अच्छी खासी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। और साथ साथ लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अ वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग मतलब अब थोड़ी स्पीड बढ़ चुकी है। सो यहाँ पे मॉडरेट राइज हो जाता है प्राइस में, जो कि 3% से 10% की सालाना दर से महंगाई बढ़ने लगती है एनुअल बेसिस पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा अब आपको महसूस होता है कि इकनॉमी में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हल्का सा तो स्पीड बढ़ी गई, सो थोड़ा सा लगता है कि अब भाई इकनॉमी स्टेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एज इट रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड इम्पैक्ट सेविंग ऑल्सो। अब भाई महंगाई बढ़ रही है, तो आपको जो पहले आप कम खर्चे में काम हो जाता था, अब थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो सेविंग भी आपकी कम होगी। तो ये थोड़ा सा ना इम्पैक्ट आने लगता है यहाँ पे इकनॉमी के ऊपर। फिर आ जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस राइज एट अ वेरी फास्ट रेट, ऑफ्टन एक्सीड 10%। 10% से भी ज़्यादा होने लगता है एनुअली तौर पे। अगर इन्फ्लेशन, अगर महंगाई दर इतनी हो जाए, 10% से भी ऊपर जाने लगे, तो समझ लो आप गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चल रही है देश की इकनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कोई, बचत करने की कोशिश करते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसे एसेट्स में जाने लगते हैं जो कि ऑल टाइम, जिसको मनी कहा जाता है। खासतौर पे आप कह सकते हो कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ऐसे टाइम पे इनके रेट तो, ख़राब समय में इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो एंड लीडिंग टू अ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। अब मार्केट भी ख़राब हो जाता है, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। फिर आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है किसी भी देश के लिए इकोनॉमी तौर पे। एन एक्सट्रीम एंड रैपिड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ्टन एक्सीड 50%। ठीक है, याद रखो 50%। किस तरह में? मंथली लेवल पे भी, महीने में ही 50% की महंगाई दर हो जाएगी, समझो। सालाना की बात नहीं हो रही है। हाइपर इन्फ्लेशन में महीने में ही 50% महंगाई हो जाएगी, ये हाल हो जाता है। सो ऐसा कब हुआ था? बहुत पहले, काफ़ी समय पहले, 1920s में जर्मनी साइड में, जर्मनी में हुआ था। जिम्बाब्वे में भी रिसेंटली 2000s के समय में हुआ था। सो ये सब रिसेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो। इट यूजली कॉज बाय अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन करेंसी लीडिंग टू इट्स कोलैप्स। अब क्या होता है कि देश की इकोनॉमी में, देश की गवर्नमेंट में, या देश के जो करेंसी चल रही है जिस भी देश में, अगर उसमें भरोसा लोगों का, पब्लिक का उठ गया बिल्कुल, तो क्या होगा? वो वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन वाला केस हो जाता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स और भी हैं। अब इसमें किस बेसिस पे इन्फ्लेशन का टाइप आता है? ये बेस्ड ऑन कॉजेस है, इसमें कारण के बेस पे है। क्या कारण हो जाते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। यहाँ पर क्या है कि जब मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाए किसी भी गुड्स और सर्विस की, बट सप्लाई नहीं है उतनी, सप्लाई से भी ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। मान लो आप चाहते हो कि मेरे को सेब लेने हैं। अब आपसे, आपके तरह 100 लोगों को चाहिए सेब, बट मार्केट में सेब कितना आ रहे हैं? मान लो 50 लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आ रहे हैं, तो आधे लोगों को तो नहीं मिल रहा है। तो अब लोग क्या कहेंगे कि मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, मेरे को सेब दो, मैं ज़्यादा दूंगा, मेरे को दो। तो वो क्या होगा कि उस सेब के दाम बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉमन ट्रिगर्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक बूम्स, increase consumer spending or excessive government expenditure. These are some of the reasons because of these this inflation happen. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ड्यूरिंग फेस्टिवल और हॉलीडेज प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स में राइज ड्यू टू हाई डिमांड। अब क्या होगा कि मान लो स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें आ गई। मान लो कि कई बार होता है दिवाली के समय में कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते होंगे, है ना।
होली के समय में कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं, अलग अलग त्यौहार हैं हमारे देश में, उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। बहुत से लोग दिवाली से जस्ट पहले कार्स वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि कार्स की बिक्री बहुत होती है। सो ये एक चीज़ समझ सकते हो। लेकिन वैसे सेल्स भी चलती हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि दाम भी बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शादियों का जो सीज़न होता है उस टाइम गोल्ड के और सिल्वर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा। सो ये भी एक इस चीज़ में आ जाता है, इसका एग्जाम्पल डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया जाए। नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है ये? अराइज फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट सच एज हायर वेजेस, राइजिंग प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्या आ गया कि मान लो एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की लागत लग रही है वो बहुत ज़्यादा लगने लगी, उसके कारण उस प्रोडक्ट के दाम या फिर उस सर्विस के दाम महंगे हो गए। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन को पुश मिल गया और इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। प्रोड्यूसर्स पास दीज कॉस्ट ऑन टू कंज्यूमर्स बाय रेजिंग प्राइसेस। अब भाई प्रोड्यूसर है वो कितना ही महंगा बनाएगा, वो तो कहेगा कि भैया हमको तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। अब मान लो कल को 50 रुपये में कोई चीज़ बना रहा था, अब वो 100 में बना रहा है, तो वो तो 100 तो उसकी कॉस्ट लगाएगा, अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा उस पर और कहेगा कि भैया कौन पे करेगा? बायर। अब बायर कौन हुए? हम और आप, ठीक है। तो वो पास ऑन कर देता है कॉस्ट को टू कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल के तौर पे राइज इन ऑयल प्राइसेस लीडिंग टू अ हाइयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मान लो कच्चा तेल का दाम बढ़ गया तो उसके कारण होगा कि जितने पेट्रोल हुए, डीजल हुए या फिर और भी जो भी प्रोडक्ट उससे बनते हैं उन सब के दाम बढ़ जाएंगे। अब उनके दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा तो जो भी माल, जो भी सब्जी, जो भी राशन पानी उसके थ्रू लाया जा रहा है उस पर भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भैया उसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, है ना। जो भी अगर इस पर्टिकुलर ऑयल से रिलेटेड, जस्ट एग्जांपल के तौर पे है, तो ये हो गया एक तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये चारों टाइप समझ आ गए होंगे और साथ साथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स की, तब तक के लिए नमस्कार।